बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जो लोग आज पहली बार आए उन्हें फटाफट से अपने चैनल के बारे में बता देते हैं। यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बात करता हूँ और साथ ही साथ तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, भयानक एक्सपीरियंस जो लोगों ने महसूस करे हैं अपनी रियल लाइफ में, उन्हें यहाँ कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आज की कहानी दिल्ली से आ रही है और कहानी शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपको बोलता हूँ। बाबा पर आपकी आस्था जो है ना, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है कि हम बाबा से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं लेकिन वो चमत्कार क्यों नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं, बाबा शाम पर आप आस्था रखो और फिर देखो कमाल कैसे होते चले जाएंगे। मेरे साथ पर्सनली होते हैं। जब भी कुछ मांगता हूँ बाबा की तरफ से मुझे कभी निराशा नहीं होती। तो आपके भी मन में कोई ऐसा सवाल है तो पूछिएगा ज़रूर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल शुरू करता हूँ कहानी। इस कहानी से 100% आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी। जय श्री श्याम। आज की कहानी जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली से है। ये शोभा और शशांक की कहानी है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप जान लो क्योंकि आगे आने वाली कहानी में आपके आंसू नहीं रुकेंगे। जब मैंने इनकी कहानी सुनी थी तो वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की खुशी इन्हें मिली है और सारी दुनिया के दुख भी इन्हें मिले हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई इंसान खुश है तो उसे दुख कैसे मिल सकते हैं, और जो दुखी है वो खुश कैसे हो सकता है? बहुत मुश्किल सवाल। खैर, कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी जगह, लेकिन उससे पहले लिखिएगा जय श्री श्याम, फिर आपका सवाल, आपका कमेंट, जो भी कहना चाहते हो। पूरी कहानी में वापस डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको ये बात बोलकर कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगता है करिएगा, ठीक है। बाकी नहीं अच्छा लगा तो मुझे बताना कि और कैसे बेहतर कर सकता हूँ वीडियो को। अब शशांक और शोभा ये दोनों जॉब की वजह से अपने घर से दूर रहते हैं। वैसे इनका घर पटना है दोनों का, और लेकिन जॉब इनका दिल्ली में ही मिला है इन्हें, तो यहाँ पे आना पड़ा है। शोभा जो है ये एक स्कूल में टीचर है। बहुत अच्छे से इनकी लाइफ चल रही है। और जो शशांक है एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है। लेकिन इन दोनों के लिए इनकी जो जमा राशि है, मतलब जमा पूंजी है, ये काफ़ी है। सेटिस्फाई हैं दोनों, इन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। हफ्ते में एक बार मूवी वगैरह चले जाते हैं। और हाँ, डेली ऑफिस और स्कूल जाने से पहले दोनों मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को खुश रखते हैं, घर में एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, चहल पहल है। अच्छा, बातों बातों में शोभा और शशांक में मैं ये बताना भूल गया कि इनके एक प्यारी सी गुड़िया है, ठीक है, जो कि 6 साल की है। अब ये प्यारा सा छोटा सा परिवार, सुखी परिवार, किसी से भी कभी भी कोई भी बैर नहीं रखता। तीनों का मन इस तरह से हर किसी से जुड़ा हुआ है कि आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं इन तीनों को बहुत प्यार करते हैं। शोभा बहुत ही प्यारी है और स्कूल में किसी भी बच्चे को कभी ये गुस्से में डांटती नहीं है। मतलब गुस्सा आता ही बहुत कम है, लेकिन आता है तो ये मानिए कि बस अंदर ही अंदर उस गुस्से को वो ख़त्म कर देती हैं, बाहर कभी जाहिर ही नहीं हुआ। और ये जो शशांक है ये बहुत प्यारा और साधारण सा इंसान है। इनके पास एक स्कूटी है आने जाने के लिए। पहले ये अपनी वाइफ और अपनी बिटिया को स्कूल छोड़ता है और फिर वहाँ से अपने ऑफिस निकल जाता है। धीरे धीरे करके पैसे जोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक ठाक पैसे जब जमा हो जाएंगे तो एक अपना घर खरीदेंगे। इनके पास अपना घर नहीं है और फिलहाल किराए की छत में है, लेकिन खुश हैं। ऐसा कोई नहीं कि परेशानी है किसी वजह से, ना, बस हाँ पैसा जोड़ रहे हैं। और ये इस किराए के मकान से संतुष्ट भी इसलिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, ना तो स्कूल दूर पड़ता है ना ऑफिस दूर पड़ता है, तो तीनों ही जगह आराम से आना जाना हो जाता है। बड़ा प्यारा सा परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अड़ोस पड़ोस में सब लोग
बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो शोभा है, ये जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इन्हें यहाँ पर पढ़ाते हुए। और ये जो शशांक हैं, इनको भी जॉब में तकरीबन 11-12 साल हो गए। पहले इन्होंने जॉब शुरू किया था, फिर शोभा को भी बोला कि तुम भी जॉब किया करो, पूरे दिन जैसे घर पर रहते हो तुम्हारा भी मन नहीं लगता है। ठीक है, तो स्कूल करा इन्होंने शुरू, पढ़ाना शुरू करा, इंटरव्यू दिया, अच्छे से सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पढ़ी लिखी है, सभी कुछ इन्होंने कोर्स वगैरह कर रखा है जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है टीचर के लिए, जैसे बीएड वगैरह, तो इन्होंने किया हुआ है और उसकी वजह से जॉब लगा। और फिर इन्हें जब बिटिया आई थी तो लीव मिली, फिर उसके बाद रीजॉइन हो गई स्कूल में। अब इन्हें दोनों को जॉब करते हुए काफ़ी समय हो गया है और इस किराए के मकान में तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अब वक्त है अपने घर को तलाशने का, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब ये दोनों रोज़ प्लान बनाते हैं, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, लेकिन बिज़ी इतना रहते हैं कि कहीं जा नहीं पाते। और मूवी, मॉल या कहीं घूमने भी बस बिटिया की वजह से जा पाते हैं, वरना दोनों इतने थक जाते हैं कि भाई आए, अपना घर में थोड़ी बातें करी, हंसे बोले और खाना खाए और भाई सो गए। ऑफिस की टेंशन, स्कूल की टेंशन कम थोड़ी ना होती हैं। और उस गुड़िया की तो बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि उसको कभी होमवर्क ज़्यादा मिल जाता है, कभी उसकी पेंसिल ख़राब हो जाती है, कभी शार्पनर ख़राब हो जाता है, उसकी अलग टेंशन चल रही है। तो लेकिन ये तीनों खुश हैं। अब होता क्या है कि इनकी खुशहाल ज़िंदगी पर किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन की बात है, ये शशांक शोभा और बिटिया को स्कूल छोड़ने जाता है। दोनों को छोड़ता है स्कूल और फिर वहाँ से ऑफिस के लिए निकलता है। जब ये ऑफिस के लिए निकल रहा था तब इसे थोड़ा सा पेन महसूस हुआ, गर्दन पे और चेस्ट के बीच में हल्का हल्का सा पेन महसूस हुआ उसे। तो उसने स्कूटी रोका, हेलमेट उतारा, कुछ देर अपने जो नेक है, अपना गर्दन को थोड़ा घुमा के देखा कि भाई कोई खिंचाव था, क्या था, समझ नहीं आया। अब जब ये हेलमेट वापस पहन रहा था तभी पीछे से किसी ने गाड़ी से उसके स्कूटी को ठोक दिया और इतनी तेज़ ये एक्सीडेंट हुआ था कि शशांक, ये मानिए 2 स्कूटी छोड़कर उड़ के दूसरी जगह गिरा है। बहुत तेज़ ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। हर किसी को ये डर लगा कि कुछ अप्रिय ना हो गया हो, लड़का ठीक है, क्या हुआ है। भीड़ लगी, भीड़ में से अपनी तरफ उसे आते हुए कदम नहीं दिखे। तकरीबन आधा घंटा वो वहाँ पड़ा रहा। फिर ऑफिस के ही लोगों में से किसी की नज़र उस पर पड़ी जो कि उस रास्ते से जाते थे। उन्होंने देखा, पहचाना और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि ये एक चमत्कार है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के बावजूद लड़के के कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई चोट नहीं आई है। ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए, अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि चमत्कार हो गया। चमत्कार है कि जिंदा है। अभी आगे सुनो क्या होता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी इनको आराम करने देते हैं। हमने कुछ इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन वगैरह दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेन ज़रूर होगा। अभी ये बेहोशी की हालत में आए हैं और जो हमने इंजेक्शन दिया है उससे इनको अभी नींद और आएगी, लेकिन इन्हें रिलीफ मिलेगा। तो आप इनको अभी तकरीबन 6-7 घंटे डिस्टर्ब ना करें। शोभा को बताया जाता है, वो भी स्कूल से भागी भागी आती है देखने के लिए। फिर डॉक्टर जब बताते हैं कि चोट कहीं नहीं है, लेकिन इस तरह का शॉक हुआ है इन्हें, या इस तरह से ये एकदम घबरा गए हैं, क्या हुआ है समझ नहीं आया, जिसकी वजह से अभी ये बेहोशी में है। प्लस हमने भी इंजेक्शन दिया है, तो इन्हें तकरीबन 6 घंटे लगेंगे होश में आने में। तो शोभा यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्स हुई है, क्योंकि चोट कहीं नहीं लगी है, वो ठीक है। 6 घंटे हो जाते हैं, 7 घंटे हो जाते हैं, ये होश में नहीं आया। अब डॉक्टर की यहाँ पर चिंता बढ़ गई, शोभा की चिंता बढ़ गई और शोभा के झूठ बढ़ गए। अपनी बिटिया को नई नई बातें बता रही है। पापा किसी वजह से ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, पापा को घर के बेड पे नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ पर आके लेट गए थे, पापा को घर पर गर्मी लग रही थी तो यहाँ एसी में आकर लेट गए। तो नए नए झूठ बना रही है, बिटिया को बहका रही है। साफ बताए कि भाई पापा की हालत ठीक नहीं है इनके। खैर, डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किया दोबारा, तब उस समय थोड़ी सी मूवमेंट हुई, तो सब खुश हुए कि अब ये होश में आ रहा है। 5 या 10 मिनट बाद शशांक को होश आता है। जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, शोभा बहुत खुश होती है, माँ भवानी को याद करती है, भोलेनाथ को प्रणाम करती है।
मतलब वो सभी भगवान को पूरे मन से याद करती है, सबका धन्यवाद करती है कि मेरे शशांक ठीक हैं। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। शशांक ने जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करी तो वो बोल नहीं पाया सही से। अपना एक हाथ उठाने की कोशिश करी तो हाथों में मूवमेंट नहीं है। अपने पैर को हिलाने की कोशिश करी तो उसका एक पैर भी काम नहीं कर रहा। फालिस, पैरालिसिस, आधी बॉडी उसकी बिल्कुल से डैमेज हो गई है। ये मानिए कि वो हिल ही नहीं सकता। एक तरफ का उसका बॉडी का पोर्शन सारा खराब हो गया है। ना उंगलियां काम कर रही हैं, ना उसे किसी भी तरह का कुछ भी उस हाथ पर, उस एरिया पर फील हो रहा है, कुछ नहीं। डॉक्टर ने कई बार उस चीज़ को चेक किया, लेकिन हर बार यही रिजल्ट आ रहा है कि ये पैरालिसिस है। अब यहाँ चिंताएं बढ़ गई हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। डॉक्टर ने कहा है कि भाई इसमें बहुत से केसेस ऐसे देखे हमने कि 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से ये हो सकता है, लेकिन 10-15 दिन के बाद कुछ कह नहीं सकते फिर ये पैरालिसिस अटैक कब ठीक होता है। कभी कभी होता ही नहीं है। अब ये परेशान है और हॉस्पिटल का बिल थोड़ा ज़्यादा आ गया है। इनकी जो जमा राशि है उसमें से एक दिन में तकरीबन 10-12% पैसा ख़त्म हो चुका है। अब ये बस ये कह रही है डॉक्टर साहब से, रोज़ आती है, रोज़ ट्रीटमेंट के लिए पैसे देकर जाती है, और ये हर बार अगले दिन का पूछ के आती है कि कल कितने पैसे और लग सकते हैं। तो उस हिसाब से ही घर पर मैनेज कर रही है पैसे। बहुत चिंतित है। मम्मी पापा भी आते हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उन सबकी इतनी ठीक नहीं है कि वो हॉस्पिटल का खर्चा दे दें। पहली गलती, किसी भी तरह का कोई भी इन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें ये भुगतना पड़ रहा है। मैं यहाँ से किसी को भी प्रमोट नहीं करता, लेकिन ज़रूरी है मेरे भाई, आज की डेट में साल के 15-20 हज़ार दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत मदद मिलती है। इन्होंने कुछ नहीं करा रखा था ऐसा, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2, बिटिया की एक हफ्ते में फ़ीस जमा करनी है, लेकिन इनकी मम्मी टीचर है उस जगह, तो थोड़ी सी इनको रियायत भी मिलती है। लेकिन रियायत देरी से नहीं, फ़ीस की अमाउंट में मिलती है। आपको फ़ीस तो उसी दिन देनी पड़ेगी, उसी समय देनी पड़ेगी। तो इस बिटिया के लिए अब हर तरफ से दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। ये परेशान होती चली जा रही है और इसको कोई रास्ते नहीं दिख रहे। हॉस्पिटल का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं चला पाएगी ये, और इसे पता भी है। तो डॉक्टर साहब से कहती है कि हमारे घर के पास एक और हॉस्पिटल है, आप दवाई बता दीजिए, हम वहाँ पर इन्हें एडमिट कराएंगे, क्योंकि यहाँ एक दिन में करीब 15-16 हज़ार रुपया लग जाता है और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं। मैंने पता किया है, वहाँ पर 800-900 रुपये का बेड मिल जाता है। मैं और बाकी जो आप दवाई बताएंगे वहाँ मैं ख़रीद लूँगी। तो उन्होंने कहा वैसे मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, मेरी बात मानिए, आप इन्हें घर ले जाइए। और उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट बताया है कराने के लिए, वो भी 2 महीने बाद, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें घर पर रखिए। कुछ दवाइयाँ बताई हैं, इन्हें 1 महीने खिलाइएगा, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये ठीक हो जाएं। अब शोभा ने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर जाकर फरियाद ना करी हो। हर मंदिर गई है अपने घर के आसपास, दूर, जहाँ जिसने जो बता दिया, किसी तरह से मेरे सुहाग को बचा लीजिए, किसी तरह से उन्हें नॉर्मल कर दीजिए, बस वो ठीक हो जाए, उनकी परेशानी मुझे दे दीजिए, मेरी जान ले लीजिए। बहुत कुछ जो करती हैं अधिकतर माँ, बहन, है ना, पत्नी, अपने को तो कुछ समझती ही नहीं है ये, जब बात इनके प्रिय पर आ जाए। सच में अब ये बहुत परेशान है, टूट चुकी है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। हॉस्पिटल से हस्बैंड घर आ चुके हैं, उनको खाना खिलाना, उनकी दवाइयाँ करना, उन्हें नहलाना, उनके लिए सब कुछ वो करना, उसमें उसे समय लग जाता है रोज़, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये स्कूल भी देर से पहुंच रही है।
जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, इन्हें सब पता है कि इसके घर में क्या स्थिति हुई है, परेशानी हुई है और बहुत बड़ा हादसा हो चुका है इसके साथ। फिर भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल लोग। सच में इन्हें दूसरे की परेशानियां नज़र नहीं आती। सच में कुछ तो ऐसे मेरे सामने एग्जाम्पल हैं जो कि कोविड के समय के हैं कि मैंने इतने बुरे, माफ़ी चाहूँगा अगर आप प्रिंसिपल हैं या आप वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक है, मैंने इतने बुरे प्रिंसिपल नहीं देखे जो कि अपनी टीचर से इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। शर्म आती है ऐसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर जो कि ये सोचते हैं कि उनसे ऊपर तो सिर्फ भगवान है। मतलब टीचर को तो अपने पैर की जूती समझते हैं लोग, कभी भी रख दिया कभी भी निकाल दिया, है ना। या तो इनके तलवे चाटो, और अगर नहीं चाटोगे तो जो तलवे चाट रही है उसे मिलेगा प्रमोशन, आपको निकाल देंगे स्कूल से। यही हुआ इसके साथ। इसकी लाख अच्छाइयों के बावजूद इसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसने खूब कहा कि मैम मैं 1 घंटा पहले आ जाऊंगी, मैम मैं बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी दे दूंगी, मैम जो आप कहेंगे वो करूंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे स्कूल से मत हटाइए, मेरे घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड अब घर पर हैं, उनकी दवाइयों का सब कुछ मुझे करना पड़ता है, हम पे कुछ भी नहीं है मैम, बस मेरे पास ये जॉब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने हंसकर इसका मजाक उड़ा दिया कि तू जब ट्यूशन पढ़ा सकती है तो घर से पढ़ा, हमारे पास क्यों आ रही है, और दोनों खूब हंसी इस पर। देखिए, जो मन से दुखी हो ना उसको परेशान नहीं करना चाहिए। अब ये हर तरफ से हार चुकी है। इसके दिमाग में एक बात आती है कि अपनी बिटिया को अपने मम्मी पापा के घर छोड़ देती हूँ और फिर हम दोनों देखते हैं कि कब तक जीते हैं। समझ रहे हो ये क्या करने वाली है। ऐसे में ही कोई बीच में टकरा गया, इसको बोलता है कि बिटिया तू बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके घर से 2 घर छोड़कर रहते हैं ये, और ये जो बाबूजी हैं थोड़े उम्र दराज हैं और ये बाबा शाम को बहुत मानते हैं। और ये मानिए कि इतना मानते हैं कि महीने में 4 या 5 चक्कर लग जाते हैं इनके खाटू श्याम। ये कहते हैं कि बिटिया देख, मेरे को सब पता है, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मैं मदद करने को जब तक तुम चाहो इस घर में रह सकते हो, किराया तुम्हारा मैं दूंगा। और उसने कहा बाबूजी आप हमारे लिए इतनी क्यों करेंगे। तो वो कहते हैं क्योंकि तू मेरी बेटी जैसी है, और वो जो परेशान है ना अंदर, ठीक है, जो शरीर से भी मन से भी, जो रो रहा है और अपने आंसू नहीं पहुंच पा रहा, वो मेरे बेटे जैसा है। और मेरी कोई औलाद मेरे साथ नहीं रहती, आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो, जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा, और जो मेरी जो वाइफ है तुम्हारी अम्मा जो खाना बनाएगी तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा आप इतना ना करें, बस ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि जगह तो मैं बता देता हूँ तुम्हारे को, जहाँ से तुम्हारे को जीत ही मिलेगी, हार नहीं होती। उन्होंने कहा मैं समझी नहीं, न बाबा शाम के बारे में जानती है। उसने कहा नहीं मैं नहीं जानती। उन्होंने कहा अगर तू नहीं जानती तो ये मान कि अब से मरते दम तक तू बाबा शाम को ही जानेगी। उसने पूछा मुझे आप बताइए, विधि बताइए, कौन है, कहाँ मिलेंगे, क्या करना है, मुझे सब बताइए, क्या ये ठीक हो जाएंगे, क्या मुझे नौकरी वापस मिलेगी, क्या मेरी बच्ची का फ्यूचर ठीक रहेगा। उन्होंने कहा सारे जवाब बाबा देंगे, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ जरिया हूं तुझे बताने का कि तुझे कहाँ जाना है, जाएगी तू खुद। तो वो कहती है कि बाबूजी आप मुझे बताओ करना क्या है। उन्होंने कहा सबसे पहले घर में जा चाय बना, मैं वहीं आ रहा हूँ तेरे लिए कुछ लेकर। अब वो रोते रोते अपने आंसू पहुँचती है और कहती है कि ठीक है मैं बस 2 मिनट में चाय बनाती हूँ। वो घर में आती है, अपने पति से हाय हेलो करती है, नॉर्मल बिहेव करती है, ऐसा नहीं कि सिंपैथी या तरस, ना ना, उसको महसूस ही नहीं होने दे रही कि वो कितना लाचार हो चुका है। चाय बनाती है, अपने हस्बैंड से बात करती रहती है और बताती नहीं है कि स्कूल से निकाल दिया है। ठीक है, हंस रही है, बोल रही है, सारी बातें कर रही है। वो सुन सब सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। महसूस करता है क्योंकि उसकी आंखें बता रही हैं, उसके आंसू सब बता रहे हैं कि तू कितना भी छुपा ले, पता तो चल रहा है कि तू खुश नहीं है। और वो अपने आप को कोसता रहता है मन में कि मेरी वजह से घर बर्बाद सा ही हो गया है, कुछ नहीं बचा है, मैं जिंदा लाश बन चुका हूं, इन लोगों पर बोझ हूं, किसी तरह मेरे हाथ पैर ठीक हो जाए तो जहर खा लूं, कुछ
परेशान है ये भी बहुत ज़्यादा। तभी वो बाबूजी आते हैं जो पड़ोस में रहते हैं और बाबा श्याम की इतनी प्यारी सी इतनी बड़ी एक मूर्ति लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये हैं खाटू श्याम बाबा जी, और ये अपने मंदिर में रख दे और परेशानियां कर दे घर के बाहर। उसने कहा मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा तुझे करना क्या है, एक लाल कपड़ा खरीद, एक नारियल खरीद, ठीक है, उसमें ₹1.25 जैसे कहते हैं ना, ₹11, ₹21, ₹51, ठीक है, इन्हें ₹1.25 भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जैसी आपकी श्रद्धा है, ₹101, ₹151, 1001, जो भी आपको करना है, ठीक है, जो भी पैसे हैं उसमें एक का सिक्का, और उस लाल कपड़े को बंद करके उसे कलावे से बांध दे। उसने कहा फिर क्या करना है? न फिर बाबा को ये अर्पण कर और बोल दे अपने मन में जो भी तेरे है कि बाबा इनको ठीक कर दो, घर परिवार में सुख शांति हो, तो मैं खाटू श्याम आकर ये अर्पण करूंगी बाबा, और तेरे को ये ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। देखियो तू, बाबा से तूने रोज़ यही अरदास लगानी है। और ये जो है ना खाटू श्याम जी, इनके बारे में हर किसी को पता है कि ये जीतने वाले की तरफ से नहीं आते हैं, ये हमेशा हारने वाले की तरफ से आते हैं। और गलती से अगर कन्हैया ने नहीं रोका होता तो आज महाभारत का अंत कुछ और ही होता, क्योंकि ये जो 3 बाणधारी हैं ना, इनके 3 बाण में इतनी ताकत है कि ब्रह्मांड में कोई सामने आ नहीं सकता। इतने शक्तिशाली, इतने प्रिय और इतने ज़्यादा जल्दी से सुनने वाले हैं ना ये, कि मैं तुझे क्या बताऊं। उसने कहा लेकिन मैं इनके पूजा अर्चना जानती नहीं। उन्होंने कहा कि सभी भगवान एक हैं, ठीक है, पहली बात तूने और कुछ नहीं, जय श्री श्याम बोलना है, तुझे कुछ नहीं बोलना है, जय श्री श्याम 11 बार बोल और बाबा से अरदास लगा, बता सब कुछ जो तेरे मन में है, और फिर जो कमाल होगा वो हम भी देखेंगे, तू भी देखेगी। अब उसे समझ नहीं आया, लेकिन चाय फटाफट से बाबूजी को पिलाई, बाजार जाती है, एक लाल कपड़ा खरीदती है, गोला खरीदती है, एक कलावा खरीदती है, और अभी वो चाय पी रहे हैं, ठीक है, अभी वो चाय पी रहे हैं, और वो फटाफट से अपने घर में आकर मंदिर में बाबा की मूर्ति को रखती है, उनके सामने वो जो लाल कपड़े में उसने नारियल बांधा है ऊपर से कलावा डालकर, और ₹101 रखे हैं, बाबा से अरदास लगाती है, सब कुछ ठीक कर दो बाबा, सब पहले जैसा कर दो, बहुत परेशानी में हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन से चमत्कार शुरू हो गया भाई। जिसको ये कह चुके थे डॉक्टर कि मूवमेंट नहीं होगी, उसके हाथ की उंगलियां हिलने लग गई हैं, ठीक है। अब यहां ये अपने पति को देखकर दंग रह गई कि ये हुआ तो कैसे हुआ। भागती हुई बाबा के पास जाती है और कहती है कि आप कर रहे हो कि ये डॉक्टर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कौन करता है किसी की मदद। वो भागती हुई फिर जाती है अपने वो जो पड़ोसी बाबूजी हैं उनके पास और कहती है कि आप जल्दी मेरे साथ घर चलो। वो सोचते हैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, कुछ गलत ना हो गया हो। वो भी जैसे तैसे फटाफट से नंगे पैर ही भागते हुए उसके पास आते हैं और देखते हैं कि शशांक के हाथों में मूवमेंट है, उसकी उंगली हिल रही है। वो खुश होते हैं और कहते हैं कि देखा बाबा का आशीर्वाद, मैंने कहा था ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा बाबूजी कि आपने कहा था कि कम से कम बाबा को आप 1 महीने लगातार सुबह और शाम को याद दिलाओ कि बाबा मैंने ये जो ओल कबूली करी है, ठीक है, आप तक लेकर आना है, मैंने खाटू श्याम आऊँगी, ठीक है, और बस जल्दी से आप कमाल दिखाओ। तो बाबा ने थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी कमाल दिखा दिया, इसमें तू परेशान क्यों होती है। अब ये देखिए, बाबा ने इतनी मदद करी है, अब बाबा को ये और ज़्यादा डिमांड कर रही है। अगले दिन कहती है कि बाबा मैं पक्का आऊँगी, जो आपने चमत्कार दिखाया है मैं पक्का आऊँगी, और ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इनके साथ ही आऊँ। क्या ये मेरे साथ अगले महीने आप तक आ सकते हैं, खुद अपने पैरों पर चलकर? अगर ऐसा हो पाए बाबा तो बहुत ही अच्छा होगा। बाबा ने इसकी ये बात भी मान ली। 10-5 दिन में अब इसके पैरों में भी मूवमेंट शुरू हो गई है। अब ये जो शोभा है ना,
ये अपने स्कूल को, पैसों को, हर चीज़ को भूल चुकी है। इसे बस बाबा श्याम और अपने पति ये दिख रहे हैं कि ये है डॉक्टर और ये हैं मेरे पति, जो कि अब ठीक हो रहे हैं, जो पहले मरीज हो गए थे, लेकिन अब ऐसा डॉक्टर मिला है जो कि मरीज को मरीज नहीं रहने देगा, उसे तो ये रेसर बना देंगे। देखिए कमाल। अपने घर के आसपास कई लोगों को ये बात बता चुकी है कि इस तरह से मेरी बाबा श्याम मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर करते हैं जो करते हैं, कोई भगवान नहीं करता। ठीक है, ऐसे मूर्खों के मुंह तो मैं लगता नहीं। अगर आपको भी कोई ऐसा मिलता है तो उसे कहो कि तू अपना काम कर, हमें अपनी आस्था दिखाने दे। हम बाबा से प्यार करते हैं, बाबा हमें कहेंगे हम 1000 रुपये खर्चे, हम 10 लाख खर्चे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। बाबा के लिए जान हाजिर है हमारी। ठीक है, तो जो इस तरह के लोग हैं उन्हें आप भी अवॉइड करो। मैं भी उनके ज़्यादा इर्द गिर्द रहता नहीं। मुझे पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं, बातचीत से पता पड़ता है, तो फिर मैं वहाँ से हट जाता हूँ। ऐसे मूर्खों के साथ बैठने का मतलब है कि आप भी मूर्ख हैं। ठीक है, जो कि बाबा पर, उनके चमत्कार पर शक करते हैं, क्योंकि मैंने तो भैया देखे हैं, मेरे साथ हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। अच्छा, मैं इनकी कहानी पर आता हूँ, वरना आप लोग डांट दोगे कि नितिन आप कहानी से इधर उधर चले गए थे। अच्छा, बात हुआ तो मैं ये तो बता दूँ कि अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अब ये जो शोभा है हर किसी को बताती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन इसे पता है कि इसके घर में ये जो परिवर्तन आ रहा है ये बाबा जी की वजह से आ रहा है। अब बाबा शाम को ये रोज सच्चे मन से एक ही बात बोलती है कि बस मेरे को इनके साथ आपके घर आना है, मतलब खाटू श्याम दरबार आना है। कमाल देखिए, इनकी ही कॉलोनी से एक बस जा रही थी। अब बस में देखिए, आप अगर खुद अपना बोझ उठा पाए तो ज़्यादा सही है, नहीं इस तरह से वो कैसे लेकर जाएगी। तो अगले दिन बस जानी है और वो जो पड़ोसी हैं वो ये कहते हैं, बाबा जी जो है मतलब बाबूजी, कि बिटिया तू परेशान मत हो, हम इसे व्हील चेयर पर लेकर चलेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी, हम व्हील चेयर से इसे आराम से दर्शन करा लाएंगे। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, ये जाएंगे तो अपने पैरों पर जाएंगे, मैं ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी। अब उन्होंने कहा लेकिन अभी ऐसा मुमकिन है नहीं बिटिया, अभी देख हाथ पैर में मूवमेंट है, थोड़ा इस तरफ से खाने की भी कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे असर कर रहा है, लेकिन ऐसा भी ना कर। उसने कहा नहीं, मैं चाहे कभी और जाएगी बस मैं तब चली जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं जाऊंगी। उसने कहा जैसी तेरी इच्छा है, तू चलेगी? उसने कहा नहीं, मैं अकेले भी नहीं जाऊंगी, मैंने बाबा से बोल रखी है कि हम दोनों एक साथ आएंगे। पहले मैंने ये कहा था कि मैं आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी अब लालची हो गई, बाबा ने जिस तरह मेरी मदद करी है और लालच बढ़ गया है, तो मैं तो अब इनके साथ ही आऊंगी और इन्हें ठीक कर कर लाऊंगी। अब बाबूजी हंस के कहते हैं कि जैसी तेरी इच्छा बच्ची। अब ये खाना वाना खाकर आराम से सो गई। सुबह 6 बजे बस निकलनी थी। ये देखती है इसके जो पतिदेव हैं ये चारपाई पर है ही नहीं, पूरे घर में जाकर ढूंढती है, बिटिया से पूछती है, तो बिटिया कहती है कि पता नहीं, मैंने तो पापा को देखा ही नहीं, मैं तो अभी उठी हूँ आपके उठने के बाद। अब वो बड़ी परेशान हो गई, भागी भागी बाहर जाती है तो सब लोग ताली बजा रहे होते हैं। अब वो बाहर आती है, कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ, तो देखती है कि बस के आगे जो इनके हस्बैंड हैं बाबा शाम के भजन पर डांस कर रहे हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। किस धुन में है इसे नहीं पता, ये भी उनके साथ डांस करना शुरू हो गई। और वो जो बुजुर्ग है ना, बाबूजी अम्मा जी, वो भी डांस कर रहे हैं और सभी लोग, वो भजन इतने मधुर चल रहे थे, ठीक है, बाबा शाम के, कि पूरी बस के जितने भी लोग हैं अब सभी लोग वहां रोड पर बीच में डांस करना शुरू कर दिए। बिटिया आके अपने पापा के साथ खूब डांस कर रही है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये हिल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बाबा के भजन पर डांस कर रहा है। ये है बाबा का जादू। अगर आपको नहीं समझ आता तो ना समझो, लेकिन जिनके साथ ये चमत्कार हुए हैं ना, वो आपको गिनाते गिनाते नहीं थकेंगे कि उनके साथ कितने चमत्कार कर रहे हैं बाबा, और लगातार कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये फटाफट से घर में जाती है, बाबा के सामने जोत जलाती है और कहती है कि बाबा जी इससे तेज काम नहीं हो सकता, मैंने ये सच में नहीं सोचा था कि इस बार जो बस जा रही है उसमें मैं जा सकती हूँ, और मुझसे पहले वो तैयार हुए खड़े हैं, यानी कि मैं जो भी तुमसे बात करती थी वो सब सुन रहे थे, मतलब जो इनके हस्बैंड है। ये बाबा के सामने बहुत रोती है कि बाबा आज के बाद
मेरी ज़िंदगी में कभी भी ये वाला अंधेरा देखना नहीं है। मुझे आप पैसा धन दौलत दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर में खुशियाँ हो, सुकून हो बाबा। अब ये सब लोग खाटू श्याम बाबा दरबार जाने के लिए बस में बैठ गए हैं। तभी वो जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है उनकी गाड़ी इनके बस के सामने आकर रुकती है। वो इनके घर जा रही होती हैं, तभी वो बस की विंडो से देखकर कहती है कि अरे मैम आप यहाँ कैसे। उन्होंने कहा कि अरे तुम परसों से स्कूल ज्वाइन कर लो प्लीज़, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे हो गया, परसों से स्कूल आ जाओ, बड़ी परेशानी है। जो हमने नई टीचर रखी हैं उनको एक्सपीरियंस कम है, वो अच्छे से क्लास को नहीं पढ़ा पा रही हैं, हमारे को तुम्हारी ज़रूरत है और हम इंसेंटिव भी देंगे, आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा, प्लीज़ आ जाओ। मतलब ये मिन्नत कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, जिसने बेइज्जत कर कर इसे निकाला था। हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे क्या स्कूल दोबारा ज्वाइन करना चाहिए, इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करी थी मेरे साथ, उस वक्त करी थी जब मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि वो इनका तरीका था, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तुम टीचर हो और तुम्हारा काम है बच्चों को ज्ञान देना, इनको छोड़ दो, तुम अपना देखो। तो वो कहती है कि फिर ठीक है, मैं मंडे से स्कूल ज्वाइन करूँगी। अभी ये खाटू श्याम दरबार पहुँचे नहीं है जी। अब सोच रहे हो आप, इसे कहते हैं बाबा के चमत्कार। अब वहाँ जाते हैं, वो जो इसने घर पर नारियल लाल कपड़े में कलावे से बांध कर रखा था वो बाबा के सामने लगाती है, ठीक है, हाथ जोड़ती है और बहुत खुश होती है कि बाबा जो आपने चमत्कार किया है कोई नहीं कर सकता, सच में आज से पूरा जीवन मैं आपके नाम करती हूँ। और तब से आज जब आप ये कहानी सुन रहे हो, हर महीने मेरे ख्याल कई साल से लगातार ये तीनों जाते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और बिटिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही घर से मुझे 3 मैसेज एक ही कहानी के लिए आए थे कि हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं। मतलब मम्मी ने, पापा ने और बिटिया ने, तीनों ने हमें मैसेज किया है, चाचा के फैक्ट्स की टीम को, कि हम कहानी बताना चाहते हैं। और मुझे वास्तव में बाद में पता पड़ा है, 1 हफ्ते बाद, कि ये तीनों एक ही घर से हैं, तीनों के पास अलग अलग फ़ोन हैं। अब मैसेज उन्होंने किया मुझे व्हाट्सएप पर, तो मेरे को ये लगा मैंने तीनों की कहानी मैच कैसे हो रही है। फिर मैंने जैसे ही उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ हमारा नाम ये है, लेकिन आपको कैसे पता। मैंने आपकी बेटी ने मुझे मैसेज किया हुआ है। फिर मैंने बिटिया को कहा कि आपके पापा का ये नाम है, तो उसने कहा आपको कैसे पता। मैंने कहा कि तुम्हारे पापा ने भी मुझे मैसेज किया हुआ है। कमाल हुआ है, पहली बार कोइंसिडेंस है, इसी वजह से मैं फटाफट से ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो बताइएगा कि और कैसे मैं बेहतर बना सकता था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले प्लीज़ 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 ये किसी की भी भावनाओं को ना ठेस मत पहुंचाना। मन का वहम, मनगढ़ंत कहानियाँ और पता नहीं आप जो जो बोलते हो ना, प्लीज़ जो लिखना है मुझे लिखना, बाबा के प्रति एक उल्टा शब्द नहीं। ये रिक्वेस्ट और वार्निंग एक साथ ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, धन्यवाद।